हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने कुछ अलग टाइप की सेल को डिस्कस किया था जिन्हें बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, या फिर कुछ ऐसी सेल्स थी जो कि एडवांस टाइप की सेल थी, उन्हें बोलता हमने यूकैरियोटिक सेल। तो हमने जो भी मेजर डिफरेंस थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ऑरिजिन के बेसिस पर हमने देखा कि दो तरह की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो मेजर डिफरेंसेस को हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम कुछ और डिफरेंस देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो अलग टाइप की सेल और होती है बेटा। तो फर्स्ट है बेटा प्लांट सेल और सेकंड है एनिमल सेल। तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या डिफरेंसेस है इनमें से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, कुछ मेजर डिफरेंस हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी के डिफरेंसेस जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएंगे आगे के, आपको क्लियर होते जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दो अलग सेल है बेटा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। सबसे पहले हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और मैंने बताया था आपको प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, या फिर बोल सकते हैं हम सेलुलोज। किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज की। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल हमेशा एब्सेंट होती है। इसके साथ ही प्लांट सेल के अंदर और डिस्कस करें हम प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल की साइज ज्यादा होती है और एनिमल सेल की साइज प्लांट सेल के कंपैरिजन में कम होती है। क्लियर, ये समझ में आया आपको? ठीक है। प्लांट सेल जो है वो बड़ी तो होती है एनिमल सेल के कंपैरिजन में, लेकिन रेगुलर भी होती है। कैसी होती है, रेगुलर शेप की। कैसी होती है बेटा, रेगुलर शेप की। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर हम अमीबा को भी कंसीडर करते हैं, है ना। और आपको पता है कि अमीबा एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, अपना शेप बार बार चेंज कर सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इरेगुलर शेप। कैसा लिख सकते हैं बेटा, इरेगुलर शेप, है ना। इसके बाद में और डिस्कस करें हम प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, तो न्यूट्रिशन का भी डिफरेंस है, आपको पता है। प्लांट सेल हमेशा अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज करते हैं, अपने आप अपना फूड बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट सेल या प्लांट्स कैसे होते हैं, हमेशा ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कैसे होते हैं, हमेशा ऑटोट्रॉफिक। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल हमेशा कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफिक। कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल सेल अपना फूड नहीं बना सकती है, या तो दूसरे प्लांट पे डिपेंड करती है अपने नरिशमेंट के लिए, या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करती है अपने नरिशमेंट के लिए। ठीक है। और हम बात करें और आगे अंदर इसके इंटरनल सेल के एनवायरनमेंट की बात करें तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है बेटा, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है यहां पर, और यहां पर प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ठीक है। अब प्लास्टिड क्या है, तो आपको पता होगा, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा बेटा कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम क्लोरोफिल, इसे आपने पढ़ा होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ते थे वो क्लोरोप्लास्ट इस प्लास्टिड का टाइप है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर, एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल अपना फूड नहीं बना सकती है, तो इसके अंदर ये एब्सेंट है। लेस नंबर ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, स्पेलिंग दिख रही है बेटा आपको,
नीचे लिख देता हूं मैं, लेस नंबर ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के नंबर भी यहां पर कम होते हैं, है ना, और यहां क्या होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, यहां पर ज्यादा अमाउंट में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम के नंबर ज्यादा होते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर जो बेटा गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां पर जो गोल्जी बॉडी है वो कैसे प्रेजेंट होती है, स्कैटर्ड फॉर्म में। लेकिन यहां पर हम बात करें एनिमल सेल के अंदर गोल्जी बॉडी क्या होती है बेटा, आगे समझ में आएगा। मैं अभी बस आप इतना देखो कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो बिखरी हुई होती है, डिस्पर्स्ड फॉर्म में होती है, फैली हुई होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। जितना भी लिक्विड पार्ट है सेल में उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी बॉडी स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर कैसी होती है, ये अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन अरेंज्ड फॉर्म, अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने सेल वॉल की बात करी। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल और एल्गीज के अंदर प्रेजेंट होता है बेटा। और सेल वॉल प्लांट या एल्गीज के अंदर सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है जनरली। प्लांट सेल की जो साइज है वो ज्यादा होती है एक एनिमल सेल की कंपैरिजन में, और साथ ही प्लांट सेल कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करती है, तो रेगुलर शेप की होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर हम अमीबा को भी रख रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनिमल सेल अपना शेप जो है चेंज कर सकती, इरेगुलर शेप की हो सकती है। जनरली प्लांट सेल रेक्टेंगुलर शेप की होती है और जो एनिमल सेल है वो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप की होती है। न्यूट्रिशन मोड प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि ये अपना फूड बना सकते हैं, प्लांट्स और एल्गीज अपना फूड बना सकते हैं। एनिमल सेल हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, एनिमल्स के अंदर हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है क्योंकि ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। प्लास्टिड जो कि अलग अलग टाइप का होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट वो भी प्लास्टिड का एक टाइप है। तो प्लास्टिड प्लांट सेल और एल्गीज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है। लाइसोसोम क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम के नंबर एक प्लांट सेल के अंदर काफी कम होते हैं और एनिमल सेल के अंदर काफी ज्यादा होते हैं। गोल्जी बॉडीज हम डिस्कस करेंगे आगे। गोल्जी बॉडी क्या होती है, तो गोल्जी बॉडी के नंबर जो है दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन गोल्जी बॉडी यहाँ पर कैसी प्रेजेंट है, डिस्पर्स फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, फैली हुई साइटोप्लाज्म में। लेकिन एनिमल सेल के अंदर हम बात करें तो कैसी होती है, अरेंज फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक साथ मिलके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं गोल्जी बॉडीज के, और ये गोल्जी बॉडी से कंपोनेंट्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, जिसे बोलते हैं हम गोल्जी एपरेटस। ठीक है, या गोल्जी बॉडी। क्लियर, नोट डाउन कीजिए इसको। तो यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। आगे इसको रफ करता हूं मैं। अच्छा, एक चीज और लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में ही,
गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म लिखा है हमने, जो गोल्जी बॉडीज स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर, तो वहां पे गोल्जी बॉडीज नहीं बोलते हैं, वहां बोलते हैं डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा है डिक्टियोसोम। तो DICTYOSOME डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं हम? गोल्जी बॉडीज को। कई बार क्वेश्चन आता है बेटा कि प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डिक्टियोसोम। ठीक है, तो डिक्टियोसोम वर्ड हमेशा प्लांट सेल के केस में यूज करते हैं, और किस सेल ऑर्गेनल के लिए यूज करते हैं? गोल्जी बॉडीज के लिए। एनिमल सेल के अंदर गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस ही वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बेटा, लिखें, आगे चलें। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं बेटा, कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, जो भी मैं लिख देता हूं, शॉर्ट में लिख लेते हैं हम। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, देखना आप। तो क्या सिमिलरिटीज है बेटा? जैसे हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड है ना, मतलब डीएनए और आरएनए जो होता है बेटा, उसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दोनों जगह प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड दोनों जगह प्रेजेंट है। ठीक है, बात करें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जगह प्रेजेंट है। क्लियर? बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल। ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी सेल हो बेटा, हर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, चाहे एक प्लांट सेल हो, चाहे एक एनिमल सेल हो, चाहे कोई बैक्टीरियल सेल हो, चाहे कोई फंगल सेल हो, हर सेल, दुनिया की हर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, मैं यहां पर प्रेजेंट के लिए अगर प्लस साइन का यूज कर दूं तो ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीजें प्रेजेंट है, दोनों के अंदर प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, ये मैं प्लस लगा रहा हूं, अगर आपको नहीं याद रहेगा तो ये प्लस की जगह आप लिख लेना है, मतलब प्रेजेंट है। नेगेटिव का मतलब एब्सेंट है। ठीक है, तो हम बार बार इतना सारा वर्ड लिखने की जगह हम शॉर्ट में लगा देते हैं कि ये प्रेजेंट है। तो न्यूक्लिक एसिड दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर भी, एनिमल सेल के अंदर भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल के अंदर प्रेजेंट है। राइबोसोम्स भी हर सेल के अंदर प्रेजेंट है बेटा, राइबोसोम भी प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है, और एक एनिमल सेल के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और कौन से टाइप का प्रेजेंट होता है तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि यूकैरियोट्स में, अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स की बात करें तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हमेशा ATS टाइप के होते हैं, लेकिन प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस और, जैसे एक प्रोसेस होता है बेटा जब सेल डिवाइड करती है, तो एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जहां पे सेल डिवाइड होती है। तो बेटा आप एक सिंपल सी बात समझ सकते हो, जब भी एक सेल डिवाइड होती है तो सेल के अंदर दो मेन, या बोल सकते हैं दो मेन पार्ट हैं, बेसिक पार्ट है सेल के, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म। तो जब भी एक सेल डिवाइड करती है तो दोनों का डिवाइड होना जरूरी है, न्यूक्लियस का भी डिवाइड होना जरूरी है और साइटोप्लाज्म का भी। ठीक है, क्योंकि जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे इस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है तो साइटोकाइनेसिस।
तो प्लांट्स में जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कैसे होता है यहां पर, तो थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन, थ्रू सेल प्लेट फॉर्मेशन। मतलब क्या बन जाती है, एक सेल के अंदर बीच में एक बेटा प्लेट फॉर्म हो जाती है, जिसके थ्रू एक जो साइटोप्लाज्म एक सेल का वो दो सेल में बराबर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहां पर एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस अलग तरीके से होता है। तो कैसे होता है बेटा, यहां पे बाई सेल फ्यूरो, ठीक है बेटा, सेल फ्यूरो के थ्रू होता है। एक सेल है पूरी, ठीक है, वो क्या होगी, बीच से कॉन्ट्रिक्ट होगी, दबेगी, है ना, और बड ऑफ होके दो अलग सेल बना लेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं आपको तो बेटा इस तरीके से ये एक सेल है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये सेल यहां से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ये दो सेल इस तरीके से फॉर्म कर लेगी। तो एनिमल सेल में सेल फ्यूरो फॉर्म होता है। ये क्या बेटा, ये जो हमने दिखाई इस तरीके का, ये क्या है, फ्यूरो, है ना। लेकिन एनिमल सेल के अंदर तो फ्यूरो हो गया, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल है, सेल के बीच में क्या बनती है, एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से एक प्लेट फॉर्म होती है, यहां पर फ्यूरो फॉर्म नहीं होता है। तो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है, सेल प्लेट के थ्रू, और एनिमल सेल में सेल फ्यूरो के थ्रू। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो हमने देख लिया कुछ मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बाकी के जितने भी डिफरेंस है, अगर कुछ माइनर डिफरेंस है तो हम जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस साथ में लिख लेना बेटा, plant cell have acentric nucleus due to the presence of a large central वैक्यूल। ठीक है, ड्यू टू दी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये प्लांट सेल की तरफ लिखना बेटा, और एनिमल सेल में लिखना they have centric nucleus। ठीक है, यहां पे क्या होता है बेटा, सेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है ना। कई बार आपको क्वेश्चन दे देता है, डायग्राम दे देता है आपको दो सेल का, और आपको पहचानने के लिए दे देता है कि इसमें से एनिमल सेल और प्लांट सेल कौन सी है। ठीक है, एनिमल सेल कौन सी है और प्लांट सेल कौन सी है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस हमेशा साइड में होता है ना। तो एसेंट्रिक न्यूक्लियस, इसलिए हमने लिखा है यहां पर बेटा एसेंट्रिक न्यूक्लियस। सेंट्रिक न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहां हमने प्लांट सेल के लिए लिखा है ना, गलत मत लिख देना, यहां हमने लिखा है बेटा एनिमल सेल के लिए। ठीक है, तो प्लांट सेल में
एसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, बीच में एक बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इसी की वजह से न्यूक्लियस साइड में होता है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा यहाँ पर वैक्यूल या तो एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट भी होती है तो बहुत ही स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लार्ज नहीं प्रेजेंट होती है, बहुत सी स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, रफ कर देता हूं मैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट थियोरी पढ़ लेते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं हम सेल थियोरी। सेल थियोरी, ठीक है, तो सेल थियोरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे, सेल थियोरी was given by Schleiden and Swan। ठीक है, सेल थियरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम क्या है? स्लीडेन और स्वान। अब कई बार ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया फर्स्ट की स्लीडेन और स्वान ने सेल थियरी दी थी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी है सेल थियरी के। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी बेटा, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर composed of cell। तीसरी थ्योरी है, cell arise from pre-existing cell। ठीक है, सेल थ्योरी जो है बेटा, सेल थ्योरी को दिया था स्लीडर एंड स्वान, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, है ना। और कई बार पूछ लेता है आपसे कि ये स्लीडेन क्या थे, है ना, साइंटिस्ट थे बेटा दोनों, स्लीडेन और स्वान दोनों साइंटिस्ट थे। स्लीडेन थे एक बॉटनिस्ट। क्या थे बेटा? दूसरे पेन, दूसरे कलर के मार्कर से लिख देता हूं मैं। स्लीडेन क्या थे? स्लीडेन एक बॉटनिस्ट थे। स्लीडेन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, स्लीडेन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। अब बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं हम बॉटनिस्ट, और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं हम जूलॉजिस्ट। ठीक है बेटा, तो स्लीडेन ने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की और स्वान ने बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी की। जब इन्होंने प्लांट्स की और एनिमल्स की स्टडी की, दोनों साइंटिस्ट ने आपस में कुछ बेसिक पॉइंट्स दिए इस सेल थ्योरी के, जो कि थे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि मतलब कोई भी लाइफ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बॉडी की जो बेसिक यूनिट है उसे बोलते हैं हम सेल, जिससे सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिससे सारी स्ट्रक्चर मिलके बनी है हमारी बॉडी की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट्स से, जितने भी एनिमल्स, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब सेल से मिलके बने हैं। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल किससे बनी है? जो सेल पहले बन चुकी है उससे ही नई सेल्स बन रही है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। बहुत सारी सेल्स है और वो सेल्स डिवाइड कर रही है तो नई सेल्स बन रही हैं। और इसी को एक लैटिन टर्म से इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था बेटा। वो लैटिन टर्म क्या थी? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है बेटा? यहां लिख देता हूं मैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ठीक है, ये जो टर्म है ये एक लैटिन टर्म है और इसी का मतलब है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है बेटा किसने दिया था, ये दिया था रुडोल्फ विर्को। ठीक है, रुडोल्फ विर्को। तो रुडोल्फ विर्को का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है और वो सेल्स जब डिवाइड कर रही हैं तो उससे नई सेल्स फॉर्म हो रही है। सपोज आपको चोट लग गई बेटा, आपकी वहां से स्किन हट गई है, तो क्या होगा, आपकी जो स्किन प्रेजेंट है, स्किन में क्या है, बहुत सारी सेल्स है, अब वो सेल्स डिवाइड कर रही है और नई सेल्स बना रही है उन जगह पर। ठीक है, तो ऑमनीसेलुला ई सेलुला, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नोट डाउन कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, सेल थियरी पढ़ी हमने। सेल थियरी में दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है इंपॉर्टेंट, एक तो स्लीडन और दूसरा स्वान। स्लीडन बॉटनिस्ट थे, प्लांट्स की स्टडी करते, और जो स्वान है वो एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट कौन से, जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो जब इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने फील्ड में, इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया, देखा कि हर सेल के अंदर कुछ पार्ट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है ना। जैसे हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ना, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्लियर, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने मिलके आपस में कुछ पॉइंट्स दिए सेल थ्योरी के। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसकी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स है वो डिवाइड करके नई सेल्स बना रही हैं। तो इसी के लिए एक लैटिन टर्म थी जिसको बोलते हैं बेटा हम ऑमनीसेलुला ई सेलुला। और ये ऑमनीसेलुला ई सेलुला किसने वर्ड दिया था, तो रुडोल्फ विर्को, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और कई बार पूछ लेता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। एक्सेप्शन नीचे लिखना बेटा, मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप नीचे लिखना। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन है बेटा, वायरस। एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं सेल थ्योरी का, वायरस को क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा वायरस, यहां पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो वायरस है, वायरस के अंदर तो कोई सेल होती ही नहीं है। वायरस तो नॉन सेलुलर एंटिटी है, वायरस के अंदर कोई सेल्स नहीं होती है। वायरस दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, आपको पता है, एक लिविंग की तरह भी और एक नॉन लिविंग की तरह भी प्रॉपर्टी शो करता है। जब तक इसे कोई होस्ट नहीं मिलता है तब तक ये, जब एनवायरनमेंट में फ्री प्रेजेंट है तब तक ये कैसे एक्ट करता है, नॉन लिविंग की तरह। कोई भी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता, ना ये डिवाइड कर सकता है, ना ये अपनी प्रोटीन बना सकता है, ना ये अपने नरिशमेंट कर सकता है। लेकिन जैसे ही इसे कोई होस्ट मिलेगा, अब होस्ट कुछ भी हो सकता है बेटा, एक एनिमल भी हो सकता है वायरस के लिए होस्ट, है ना, वायरस के लिए एक प्लांट भी होस्ट हो सकता है, वायरस के लिए एक बैक्टीरिया भी होस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वायरस को जैसे ही कोई होस्ट मिलता है तो उस होस्ट के अंदर जाकर उसके सेल्स को यूज करता है अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, तब जाके ये लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो वायरस में कोई सेल नहीं है तो ये दोनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता है। वायरस जो भी सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं इसको वायरस फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमने लिखा है कि एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का, वायरस, क्योंकि वायरस के अंदर कोई सेल्स नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जब एक होस्ट के अंदर जाता है तो लिविंग की तरह एक्ट करता है। तो एक्सेप्शन क्या है, वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का, तो वायरस। इसके बाद में सेल थ्योरी किस किस साइंटिस्ट ने दी थी, जूलॉजिस्ट कौन से थे, बॉटनिस्ट कौन से थे, या फिर ये पूछ लेता है आपसे कि प्लांट्स के लिए सेल थ्योरी किसने दी और एनिमल्स के लिए सेल थ्योरी किसने दी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ ले तो सेल थ्योरी प्लांट्स के लिए स्लीडन ने दी थी क्योंकि एक बॉटनिस्ट थे, और अगर एनिमल्स के लिए सेल थ्योरी किसने दी पूछ लेता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के लिए सेल थ्योरी दी थी।